हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स केवीएस एनबीएस में जो इकोनॉमिक्स यानी जो अर्थशास्त्र के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी लोग केवीएस और एनबीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, समय आपके पास बहुत ही कम है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ देखा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर की बात करेंगे, संपत्ति कर की बात करेंगे, आयकर की बात करेंगे और सेवा कर की बात करेंगे ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सेवा कर की बात करें, जो सर्विस टैक्स होता है वो हमारा कौन सा कर होता है, तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। कौन सा कर बोलते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसमें देखिए कि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण सेवा कर है, बिक्री कर है, ये सब आदि है। ये सब किसके उदाहरण है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। ऋण वसूली, उधार, लाइसेंस और परमिट, विनिवेश, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लाइसेंस और परमिट इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बताया गया है कि पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या क्या होती है, तो सरकार की वे प्राप्ति जो या तो देनदारियों का सृजन करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों का कम कम करती है, बाजार, उधार, ऋण वसूली, विनिवेश आदि पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियाँ की बात करेंगे तो यह सरकार पर न तो कोई जिम्मेदारी देनदारी उत्पन्न करती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी रखती है। कर सरकारी प्रकरणों का लाभ, अनुदान, लाइसेंस और परमिट आदि इसके क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे। तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है। मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास और मूल्य ह्रास और मूल्य ह्रास, है ना। इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मूल ह्रास इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको जीएनपी कहते हैं, अर्थात एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बिहार या बिहार उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल बाजार मूल्य होता है में से मूल ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी क्या होता है, तो प्राप्त होता है ना। इसका सूत्र भी होता है, क्या सूत्र होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सूत्र होता है एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस क्या होता है, मूल ह्रास। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है, एक एनएनपी का मतलब होता है नेशनल नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सीमा शुल्क है, निगम कर है, वस्तु एवं सेवा कर है और उत्पाद कर है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। निगम कर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कि कारपोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। कारपोरेशन टैक्स जिसे कंपनी टैक्स भी कहा जाता है, निगमों या समान कानूनी संस्थाओं की आय या पूंजी पर लगाया जाने वाला क्या होता है, तो ये जो होता है प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर है, उत्पाद कर है, संपत्ति कर है, मनोरंजन कर है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संपत्ति कर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सरकार के द्वारा डायरेक्ट लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें आप देख भी सकते हैं बताया गया है कि वह कर जो सरकार जनता से सीधे तौर पर लेती है वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया इत्यादि, जो है ये सब किसके उदाहरण है, तो डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो
जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रास डबल प्रोडक्ट, ग्रास डिमांड प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। जीडीपी का पूरा नाम ही होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जीडीपी का पूर्ण रूप जो होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का जो है कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है, ठीक है। आगे आगे हम बात करेंगे, 7वें प्रश्न की बात करें। 7वां प्रश्न क्या आएगी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन कथन एक की बात करेंगे तो किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की जो है आय है, तो उस वस्तु के लिए जो है बताना इसमें उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग की उसकी कीमत के साथ धनात्मक संबंध होता है। ना ही एक ना ही दो, केवल एक, केवल दो और एक और दो, दोनों, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें बताया गया है जो कि दिए गए विकल्प में कथन एक सही बताया भी हमने है। किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच संबंध को मांग को वक्र कहा जाता है। यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग की उसकी कीमत के साथ संबंध विपरीत या ऋणात्मक होता है। इसे मांग का नियम कहते हैं। अतः कथन एक हमारा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या है? सरकार पर राजकोषीय अनुशासन सौंपने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण करना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सी जो लिखा है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की परिसंपत्तियों का परिसमापन करना, ऋण चुकौती एकत्र करने के लिए ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में भारत सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए तथा राजकोषीय घाटे को कम करने और राजस्व घाटों को समाप्त करने के लिए सही लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था, ठीक है। आगे चलिए 9 की बात करेंगे। 9 इसमें बताया गया है कि भारत को राजकोषीय नीति के संबंध में सरकारी प्राप्तियों की पहचान करें, राजस्व प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोनों कथन इसका सही है। राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां भी इसका क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व को बढ़ाने तथा व्यय में वृद्धि करने से संबंधित है। सरकार की प्राप्तियां विभिन्न स्रोतों को दर्शाती है जिनसे सरकार वसूलती है। ये प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन, आर्थिक विकास के लिए प्रआयोजन, सरकार की आय और खर्च, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कि सरकार राजकोषीय नीति द्वारा आय, व्यय व ऋण के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। किसी भी देश की राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति राजकोषीय नीति से संबंधित होती है। इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 नीतियां सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन? तो ऑप्शन पहला नंबर जो हमारा है इसका नाम जो है सरकार की करारोपण नीति, सरकार की व्यय नीति, सरकार की ऋण नीति, सरकार की बजट नीति, है ना। आगे आगे हम लोग बात करें 11 प्रश्न की, यानी 11वां प्रश्न हमारा बताया गया कि राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन, आर्थिक विकास के लिए आयोजन, सरकार की आय और खर्च, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन, सरकार की आय और खर्च इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की आय और व्यय से है। इस नीति के माध्यम से सरकार वस्तुओं और सेवाओं की मांग, रोजगार और
आर्थिक विकास सहित बृहत आर्थिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। मौद्रिक नीति का संचालन देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन आदि क्रियाएं क्या है इसमें तो शामिल है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वां प्रश्न इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अनुदिमान वक्र बाएं से दाएं की नीचे की ओर ढलवा होते हैं। उच्च अनुदिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करते हैं ना, तो ये भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे अनुदिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उच्च अनुदिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों कथन क्या है तो सही है। दोनों कथन क्या है तो सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सुरक्षा लेन-देन कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। दोनों एक और दो, केवल दो, न तो एक नहीं दो, केवल एक, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है, यानी एक और दो दोनों इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे सुरक्षा लेन देन एसटीटी एक ऐसा कर है जो देश भर में सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए सुरक्षा लेन देन पर लगाया जाता है। यह एक तरह का प्रत्यक्ष कर होता है। इसको वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट का मूल्य वर्धित कर। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है जो उत्पादन या वितरण चक्र के हर बिंदु पर मूल्य वर्धित वस्तुओं के लिए जो है इसको लगाया जाता है। तो दोनों विकल्प हमारा क्या है तो इसका उत्तर सही है। ठीक है, आगे इसमें वही काम करना है, बताना कौन सा कथन सही है। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे तो ये दोनों ऑप्शन इसमें भी सही है तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और दो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया गया है कि राजस्व प्राप्तियां वे हैं जो कोई देनदारी नहीं पैदा करते हैं और सरकार के खिलाफ दावा नहीं करते, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें गैर प्रतिदेय राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह पेंशन, सरकारी कर्मचारी, वेतन और ऋण सेवा पर होता है। यह कोई संपत्ति नहीं बताता है, अतः कथन एक और दो क्या है। सदा शुल्क है, संपत्ति शुल्क है, उत्पादन कर है और उपहार कर है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उत्पादन कर जो है ये क्या है तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उत्पादन कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यह कर मुख्य रूप से भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। वर्तमान में यह वस्तु एवं सेवा कर से क्या है तो रिलेटेड है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो माल और सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया था। जुलाई 2017 में, जनवरी 2017 में, फरवरी 2017 में और अप्रैल 2017 में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जुलाई 2017 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसमें केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाता है तथा कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। इसमें 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया जाता है। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब होता है, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। ठीक है, आगे आगे वाली बात करें 17 की बात करेंगे तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने मतदाताओं की मदद के लिए ई निवारण सुविधा शुरू की है। यह किससे संबंधित है। आयकर रिफंड से है, आयकर रिटर्न से है, स्रोत कर पर कर की कटौती, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का द्वारा करदाताओं की मदद के लिए ई निवारण योजना की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से करदाता आयकर रिफंड, आयकर रिटर्न,
स्रोत पर कर कटौती जैसे मुद्दों से संबंधित सभी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। ई निवारण शिकायत दर्ज करने, आवश्यकता दस्तावेज अपलोड करने, शिकायत पर कार्रवाई करने और उनके निवारण की स्थिति ट्रैक करने का एक कागज रहित जो है तरीका है। ठीक है, आगे चलिए 18 की बात करेंगे। 18 क्या लिखा है? उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को प्रस्तावित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है? ग्रास सप्लाई टैक्स कानून, गुड्स सप्लाई टैक्स कानून, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून, ग्रास एंड सर्विसेज टैक्स कानून, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी वस्तु एवं सेवा कर होता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है जिससे भारत सरकार ने 1 जुलाई सन 2017 से इसको लागू किया है। जीएसटी में 4 स्लैब होता है, 5, 12, 18, 28 होता है, निर्धारित की गई है। यह सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर प्रणाली का प्रदान करता है। इस प्रकार कर को हम लोग क्या करते हैं, तो इसे संविधान संशोधन 101 द्वारा इसको जो है जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें लिखा है कि माल और सेवा कर जीएसटी वह भारत में कब प्रारंभ किया गया है? तो जीएसटी की बात करेंगे तो अभी हमने बताया भी था कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जुलाई 2017 में जो इसको जो है लागू किया गया। ठीक है, देखिए इसमें कि माल और सेवा कर जीएसटी कर भारत में लागू एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो एक देश एक कर के रूप में संसद द्वारा इसको 121 संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई सन 2017 को देश भर में इसको जो है लागू किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो नीचे वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह संविधान संशोधन अधिनियम 101 द्वारा शुरू किया गया था। केंद्र और राज्य दोनों आईजीएसटी लगा सकते हैं। वैट और केंद्रीय असेंबली को जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया है। और इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें डी जो ऑप्शन लिखा है कि यह उच्चतम कर कितना है, तो 28% है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों जो आईजीएसटी क्या कर सकते हैं, तो लगा सकता है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग चाहेंगे तो इसके बारे में देख सकते हैं। बताया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। 1 जुलाई सन 2017 से लागू है। इसको भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत 3 तरह के कर होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है। आईजीएसटी के अंतर्गत जो है इसमें बताया गया है कि राज्य बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आप किन किन स्टेट से देख रहे हैं। फिलहाल समय आपके पास बहुत ही कम है। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स। ठीक है।